इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ऑन रिसोर्स एलोकेशन। ध्यान से सुनते जाए सारे पॉइंट, मैं छोटी छोटी कहानी सुना के एक्सप्लेन करता हूँ बुक से रीड करके। इस क्वेश्चन के आपने खास तौर पर मुझे वो लिखा हुआ काम कल क्लास से पहले पहले सभी ने सेंड कर, वो मैं भी जिसका काम आ गया होगा उसको मैंने क्लास में कर लेना। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज मुल्क के उस सेक्टर में एलोकेट होते हैं जहां पे प्राइसेस ज्यादा उनको ऑफर की जा रही हो। ध्यान से समझ लेनी है बात। मुल्क के रिसोर्सेज उस इंडस्ट्री में जाएंगे जो प्राइस ज्यादा अच्छी ऑफर करेगा। मसलन फर्ज करने आप, लोहा है, एक लोहा बेचने वाला है शख्स, उसके पास दो इंडस्ट्रीज है, एक वॉशिंग मशीन बनाने वाली, एक पंखा बनाने वाली। तो वो लोहा किसको बेचेगा, मशीन वाले को या पंखे वाले को? इसका जवाब ये है कि जो उसको रेट ज्यादा ऑफर करे वो उसको लोहा बेच देगा। ना उसका वो मशीन वाला भी रिश्तेदार है, ना उसका कोई दूसरा पंखे वाला। फर्ज कर लेते हैं कि पंखे वाला उसको रेट ज्यादा ऑफर कर रहा है, भी आप मुझे किलो के हिसाब से ज्यादा रेट लेते हैं। तो अब क्या होगा, आपके मुल्की वसाइल जो होते हैं वो फैन इंडस्ट्री की तरफ एलोकेट होना शुरू हो गए। उधर एलोकेट क्यों हुए? क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा मिल रही है। यहाँ तक आगे साथ। यस सर। अब सवाल ये है कि वो पैसे ज्यादा क्यों देगा, दूसरा काम क्यों देगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि मुल्क में लोहे की, उसकी पंखे की डिमांड ज्यादा है। तो फैन इंडस्ट्री वाला ज्यादा रेट ऑफर कर देगा क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी इस वक्त प्रोडक्ट इन डिमांड है, मैं रेट ज्यादा अगर बेचूंगा भी तो कस्टमर मुझे पे करेगा, ये मेरी चीज इस वक्त इन डिमांड है। तो जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी प्राइसेस भी ज्यादा हो जाती है। अब जिस वक्त आपके रिसोर्सेज फैन इंडस्ट्री की तरफ एलोकेट होना शुरू हुए तो दूसरी जो वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री है वो उधर से लोग अपना कारोबार बंद करेंगे, पंखे की इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। एक तरफ पंखे की इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लोग अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं पंखे की इंडस्ट्री की तरफ। दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री, वो उसकी पैदावार कम होना शुरू हो गई। ऐसे ही होगा। यस सर। करते करते फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पंखे की इंडस्ट्री की पैदावार वो डिमांड से ऊपर निकल जाएगी। जैसे डिमांड से ऊपर निकलेगी पंखे की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ वो शॉर्टेज होना शुरू होगी मशीन की, उसकी जैसी शॉर्टेज होगी डिमांड उसके ऊपर जाएगी तो मशीन की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। एक इंडस्ट्री की प्राइसेस नीचे आ रही है, दूसरी की ऊपर जा रही है। अब रिसोर्सेज पंखे की इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर कहाँ पे जाएंगे? दूसरी तरफ। मशीन की इंडस्ट्री की तरफ। तो इसी तरह आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी में रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री, ये रीएलोकेट होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। जहां से प्राइस ज्यादा मिलती है रिसोर्सेज उसी जगह पे एलोकेट होंगे। याद रखिए ये बात। यस सर। आपने ये पैराग्राफ सिर्फ यहाँ तक रीड करना है, ये सारी डिटेल वही है जो भी मैंने आपको बताई है। इसके आगे क्रिटिकल एनालिसिस है, काट दें। यही चीजें दूसरी बुक में भी होंगी, लेकिन इसी बुक में से आप कर लें ये वाला क्वेश्चन। ये एनालिसिस के नीचे प्राइस डिस्टोर्शन ये सारा काट दें आप। डायरेक्ट आपने आ जाना है इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन, इसके ऊपर ऊपर सारा काट दें। लो जी मुझे लगी। यस सर। अब इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन, इसकी कहानी सुन ले जल्दी से। इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन उस वक्त तक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती रहती है जब तक उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो ज्यादा रहता है और जो उन्होंने इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है वो कम रहता है। नई बात समझ लगी, दोबारा समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे वो मतलब ये ले रहे हैं कि एक शख्स ने बैंक से लोन लिया और उस पैसों से उसने कारोबार स्टार्ट किया। ठीक है सर। तो जिसने बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाला क्या करेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे। अब फर्ज कर लेते हैं बैंक से लोन लेते हैं अगर हम 1 लाख रुपया, बैंक कहता है जी 5% आपने हमें इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब है 1,05,000 रुपया हमने बैंक को वापस करना है सूद की शक्ल में। अब जिसने लोन लेना है वो अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ध्यान में रखेगा, मतलब अच्छा भी 5% मैंने उसको वापस करना है, मैंने बिजनेस करना है, उसमें से प्रॉफिट जो मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी 10%। तो प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो वो इस डिसीजन को ओके कर देगा, बैंक से लोन ले लेगा और बीच में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट उसी वक्त तक होती रहती है जिस वक्त तक लोगों का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो एक्सीड रहता है इंटरेस्ट रेट के लिए। लॉजिकल है बात, याद रहेगी मेरा ख्याल। जी सर। और यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते होते फर्ज कर लें ये 9% भी आ जाता है ना तो प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। ये 10% को जैसे ही पहुंचेगा इन्वेस्टमेंट होगी बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने कहना है हमें इतना क्या प्यापा पड़ा हुआ है, इतना रिस्क भी ले जान जोखों में डालें,
उधर से हमें उतने पैसे मिलने नहीं है, उतने ही हमने इंटरेस्ट की मद में वापस कर देने हैं, तो इन्वेस्टमेंट ब्रेक हो जाएगी। देखो, तो ये एक तरह से यहाँ पे भी लोग इन्वेस्टर हजरात प्राइस को देख रहे हैं, जहाँ से उनको अच्छी प्राइस मिलेगी वो डिसीजन लेंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये बेसिकली पर्सनल इंटरेस्ट पे सारी कहानी घूमती है। इसके प्राइस मैकेनिज्म के जितने भी इन्फ्लुएंस, कैपिटलिज्म में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये दो बातें हो गई। इसके बाद आगे इसकी जो चीजें क्रिटिकल ये कार्ड है, आगे नंबर 3 पे आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कंजम्पशन पैटर्न। तो इसका बहुत ही आसान रूल है, कंजम्पशन भी लोग उस जगह से करेंगे जहां से उनको प्राइस मुनासिब मिल रही हो। रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, लोग दूर से सौदा लेना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छा हो और कम कीमत में हो। यहाँ पे भी जो कंज्यूमर नजर आता है वो प्राइस को देखते हैं ना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते Yes, यस sir. सर ऐसे है। हैं। हाँ, तो ये हो गया जी कंजम्पशन पैटर्न। आगे इसका भी क्रिटिकल कार्ड है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, फॉरेन ट्रेड, इससे पहले होगा टेक्निक। चलो बहरहाल आप दोबारा सेंड कर देना। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मैं समझा देता हूँ क्या है कि एक चीज पैदा करने के दो तरीके हैं, या तो हम हैंडमेड बनाएं या मशीनी बनाएं। तो हम किससे बनाएंगे? जो हमें सस्ती तकनीक पड़ रही होगी। अगर तो हमें हैंडमेड काम करना सस्ता पड़ रहा है तो हम हाथों से चीजें बनाना शुरू कर देंगे। मशीनी चीजें सस्ती पड़ रही हैं तो मशीन से तैयार करना शुरू करेंगे, ऐसे ही। Yes, sir. अब पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। अरे मैंने भेज दी। अच्छा, पाकिस्तान डेवलपिंग नेशन है, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है। तो डेवलप्ड नेशन जितने भी होते हैं वो मशीनी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि कैपिटल सस्ता होता है, हैवी मशीनरी होती है वहां पे। और जितने भी डेवलपिंग नेशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत वगैरह वगैरह, ये हैंडमेड चीजों को प्रेफर करते हैं क्योंकि लेबर यहाँ पे सस्ती होती है, बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़े पैसे भी दोगे बंदा कहेगा यार चलो ठीक है कर देते हैं तुम्हारा काम। तो यहाँ पे हैंडमेड चीजों को ज्यादा बनाया जाता है, ये टेक्निक सस्ती है। और वहाँ पे कैपिटल बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो बनानी किसी भी नेशन ने उस तकनीक से है जो उसको सस्ती पा रही है। ये हो गया जी चौथा पॉइंट। इसके बाद आगे इसका भी क्रिटिकल कार्ड देना, चौथा के पांचवा कौन सा था ये? आगे 6 पे आ गया फॉरेन ट्रेड, यही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। चलो वो अभी बाद में मुझे मिल जाएगी तस्वीर, अभी मैं उसका भी समझा देता हूँ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की भी आसान सी बात है कि आपके मुल्क में जिस सेक्टर ने जितनी एफर्ट की होगी आपकी नेशनल इनकम में से उसको उतना ही शेयर मिलेगा। समझ। अब ये देखें, ज़राअत एग्रीकल्चर से हमारे फर्ज कर लेते हैं 25% पाकिस्तानी अवाम, उसका ताल्लुक ज़राअत से है, और 10% का ताल्लुक सनत से है, बाकी कुछ का ट्रांसपोर्टेशन से है, कुछ का कम्युनिकेशन से है, कुछ का सर्विसेज सेक्टर से है, अलग अलग है। हम फर्ज कर लेते हैं कि सनत और ज़राअत की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नेशनल इनकम जब इन तमाम शोबों की एक सालाना इनकम इकट्ठी होगी तो ज़राअत के हिस्से में भी नेशनल इनकम का 25% ही आएगा ना, क्योंकि 25% लोगों का ताल्लुक ज़राअत से है, तो उसकी कौमी आमदनी जो आएगी उसका शेयर भी 25% ज़राअत को जाएगा। सनत का 10% लोगों का ताल्लुक है, 10% एफर्ट की है लोगों ने, तो कौमी आमदनी का 10% सनत की इंडस्ट्री में जाएगा। जी सर। यस सर समझ। जिसने जितनी एफर्ट की होगी उतनी नेशनल इनकम में से इनकम अपनी ले लेगा, उतना शेयर ले लेगा। जिसने ज्यादा एफर्ट की होगी उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, जिसने कम एफर्ट की होगी उसको कम पैसे मिलेंगे। ये नहीं होगा कि जिसका शेयर कम है, जिसकी एफर्ट कम है, उसको आप नेशनल इनकम में से हिस्सा बहुत ज्यादा दे देंगे, और जिसका बहुत ज्यादा एफर्ट है उसको हिस्सा कम देंगे। ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ये सारे काम होते हैं, जिसका जितना शेयर होता है। अब उसके बाद ये लास्ट पॉइंट आ गया जी फॉरेन ट्रेड। इसका इन्फ्लुएंस फॉरेन ट्रेड पे क्या आता है? तो ये भी एक सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज मैंने बना ली है, अपने मुल्क में मैं बेचता हूँ तो वो बिकती है 10 रुपए की, मैं दूसरे मुल्क में बेचता हूँ वो बिकती है 20 रुपए की, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा मैं दूसरे मुल्क में बेचूं। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती है अगर दूसरे ममालिक से लोग ज्यादा कीमत में खरीदना शुरू कर देते हैं। इधर भी मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं उसी जगह पे बेचूंगा जहाँ पे मुझे कीमत ज्यादा मिले। तो अगर तो दूसरे ममालिक के लोग ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपके मुल्क में एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर आपके अपने मुल्क के लोग ज्यादा पे कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इम्पोर्ट ज्यादा हो जाती है। तो फॉरेन ट्रेड ज्यादा होगी अगर दूसरे ममालिक के लोग ज्यादा पे करेंगे, ट्रेड कम होगी अगर आपके लोकल आपको ज्यादा पे करेंगे। ठीक है, याद रहने वाली बात है। यस सर। अब इसका भी Yes, sir. क्रिटिकल एनालिसिस काट दें। इधर से ये थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट हो गया और उधर से नेशनल इनकम वाला चैप्टर हमारा वो सेगमेंट सारा कंप्लीट हो गया।